Hello students, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 4 of chapter 1. Part 4 will include branches of psychology, psychology and other disciplines, psychology in everyday life. Let us start with today's topic, branches of psychology. So there are several branches where you can explore and you can specialize after completing masters in साइकोलॉजी. नंबर 1 इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बेसिकली हम मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. इट कैन बी एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और ट्रांसफर करते हैं. अपने एनवायरनमेंट से ही इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके कम्युनिकेट करते हैं आपस में. सो ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है. मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो क्या है? अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज. जब भी हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना पड़ जाता है, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक्चुअल डाटा मिलता है. फिर इसमें इकोलॉजिकल अप्रोच भी हम फॉलो करते हैं, यानी कि ये वो अप्रोच है जहाँ पे हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी वर्क करते हैं नेचुरल सेटिंग्स में. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं. सेकेंड ब्रांच जो है वो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बायोलॉजी यूज हो रही है ना, किस तरह से हमारा पूरा बॉडी वर्क करता है. सो इसका मेन फंक्शन जो है वो फिजिकल सिस्टम्स कैसे हैं हमारे अंदर, हमारा बिहेवियर किस तरह का है, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी होती है, वो हम इसमें पढ़ते हैं. इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, इम्यून सिस्टम, जेनेटिक्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है. अगेन हम कौन सी फील्ड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं? न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. न्यूरो साइकोलॉजी एक और ब्रांच है. न्यूरो साइकोलॉजी जो है इसमें साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं. एंड न्यूरो ट्रांसमीटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस का क्या रोल है, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल, हाउ न्यूरल कम्युनिकेशन इज डन, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं. डिफरेंट जो ब्रेन के एरियाज है उनका कनेक्शन कैसे है, मेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. एक नॉर्मल पर्सन के ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और एक डैमेज्ड ब्रेन का फंक्शन कैसे होता है, उसको कनेक्ट रिलेट करके अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कोई ब्रेन का पार्ट अगर डैमेज हो गया, किसी भी इंसान के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, उसकी एक्टिविटी में क्या चेंज आ रहा है. और उसके लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज भी यूज करते हैं, जैसे EEG, PET, fMRI. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल नाम से पता चल रहा है हमारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं लाइफ स्पैन में, उसमें हम डिफरेंट एजेस में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. तो हमारा प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि हम क्या हैं, हम क्या बन रहे हैं और क्यों हम ऐसे बन रहे हैं, हमारे में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारे बिहेवियरल चेंजेस क्या हो रहे हैं. तो मेन एम्फेसिस इसमें चाइल्ड एंड एडोलेसेंट के डेवलपमेंट में दिया जाता था, बट अब एडल्ट्स एंड एजिंग के ऊपर भी काफी काम हो रहा है. सो हमारा जो फोकस होता है वो बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर होता है, जो किसी तरह से इन्फ्लुएंस करती है हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को. जैसे कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? हमारी इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, हमारे इमोशंस, हमारा टेम्परामेंट, हमारी मोरालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप. अगेन ये कौन कौन सी फील्ड के साथ कोलैबोरेट करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ, एजुकेशनिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, इन सब के साथ कोलैबोरेट करती है. नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी यानी कि सोशल एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे सोशल एनवायरनमेंट हम एक किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वो पर्सन सोच रहा है और कैसे वो दूसरों पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है. सो इसमें हम एटीट्यूड्स, कंफर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रीजुडिस, एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इंटरग्रुप रिलेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. ये एग्जामिन करती है कि कल्चर का क्या रोल है हमारे बिहेवियर में, हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस पे. सो ह्यूमन बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है किस तरह से हमारा कल्चर रहा है, हमारा बैकग्राउंड कैसे रहा है, और जो ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल है ना,
वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है जब भी हम इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये पता चल जाता है कैसे कल्चर ने इन्फ्लुएंस किया है किसी पर्सन को, उसका बिहेवियर किस तरह से सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमारा इंटरेक्शन फिजिकल फैक्टर्स के साथ स्टडी करती है, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स क्या हो गए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, उसके ऊपर ह्यूमन बिहेवियर पे इम्पैक्ट छोड़ती हैं ये सारी चीज़ें। सो अब हम इसमें फिजिकल अरेंजमेंट्स किस तरह के कर सकते हैं वर्क प्लेस में, सो दैट पर्सन जो है वो हेल्दी फील करे, इमोशनली स्टेबल फील करे, इंटरपर्सनल रिलेशंस उसके अच्छे हो, वो हम पढ़ सकते हैं इन फैक्टर्स को स्टडी करके। एंड किस तरह से हमने वेस्ट को डिस्पोज किया ऑफ किया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, देन कम्युनिटी रिसोर्सेज को हम किस एक्सटेंट तक एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी से, और हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस, वो हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी का मेन फोकस होता है साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है ना, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, और हमारे डेवलपमेंट में कैसे इस चीज़ का असर पड़ रहा है, हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम इन सारे स्ट्रेसर्स से बच सके, इन सारे फैक्टर्स पे अगर वर्क कर ले तो कैसे हम बहुत सारी इलनेसेस से बच सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इसमें जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का, वो क्या क्या होते हैं, स्ट्रेस, कोपिंग कैसे करना है, रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड हेल्थ के बीच में क्या है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। फिर पेशेंट डॉक्टर के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम हेल्दी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसमें डिफ्रेंसिएशन है एक तरह से, इसमें हम कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन तो पढ़ते ही हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनका कॉज क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन काउंसलिंग में आप ये देखोगे कि ये मेनली एवरीडे फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो उसमें ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे कोप करना है, कैसे डील करना है, वो काउंसलर्स का काम होता है। सो चैलेंजिंग सिचुएशंस को कैसे इफेक्टिवली हैंडल करना है, वो काउंसलर सिखाता है। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो एक लेसर सीरियस प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो स्टूडेंट्स के साथ वर्क करते हैं, एडवाइजिंग के लिए हेल्प करते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, करियर प्लानिंग में हेल्प करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थोड़े मेजर प्रॉब्लम्स को भी हेल्प करते हैं डील करने के लिए, लेकिन दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन नहीं दे सकते, आपको इलेक्ट्रोशॉक्स नहीं दे सकते, ये साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं। अब थर्ड जो टर्म आया है वो आया है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो एक मेडिसिन की स्टडी करते हैं, मेडिसिन की स्टडी करने के बाद उसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तब जाके वो साइकियाट्रिस्ट बनते हैं। पहले उनको एमबीबीएस करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आगे एमडी करना पड़ेगा, जब वो इसके बारे में पढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में, साइकियाट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजी की मास्टर्स डिग्री लेते हैं, तब जाके वो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि मेडिकेशंस एंड इलेक्ट्रोशॉक नहीं दे सकते, जबकि साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में जो साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और इस फील्ड में हम वर्क प्लेस बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस होता है वर्कर्स की कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव किया जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे बेटर की जाए, उनकी वर्क कंडीशंस बेटर की जाए, और उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। और वो कंपनी को रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन कौन से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स वो अडॉप्ट करें, सो दैट एक कम्युनिकेशन बेटर बनाया जा सके मैनेजर एंड स्टाफ के बीच में। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के जो बैकग्राउंड होते हैं ना, उसमें कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजी भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है जो पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम ये देखते हैं कि लोग हर एक पर्टिकुलर एज में क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। सो ये एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को डेवलप करने में हेल्प करता है,
सो दैट ऐसे मटेरियल बनाया जाए जिससे हम लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सके, उन्हें एजुकेट कर सके, वो वर्क सेटिंग्स में अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। देन इसमें जो रिसर्चेज होती हैं वो एजुकेशन के ऊपर होती है, काउंसलिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम्स के ऊपर होती है। फिर स्कूल साइकोलॉजी एक और टर्म आता है इसी के अंदर, जिसमें मेन फोकस यही होता है कि ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए जाए जिससे इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, और उसमें स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं स्पेसिफिकली उनके ऊपर वर्क किया जाता है। सो ये अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज यूज करते हैं स्कूल सेटिंग्स में। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करे। एंड ये नई फील्ड है जिस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। कुछ और इमर्जिंग ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, जैसे एविएशन साइकोलॉजी आने वाला है, स्पेस साइकोलॉजी आ रहा है, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ women, then political psychology. Next topic is psychology and other disciplines. अब साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम इसमें समझेंगे। तो रिसर्चर्स और स्कॉलर्स जो होते हैं ना साइंस में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में, उन्होंने हमेशा साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को नोटिस किया है। हमें जब किसी की साइकोलॉजी के बारे में पता होता है तो हम उसको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। हम साइकोलॉजी की नॉलेज को हमेशा यूज़ करते हैं, न्यूरोलॉजी में भी करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं, बायोलॉजी, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं। साइकोलॉजी अपनी नॉलेज को शेयर करता है एंथ्रोपोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब जगह पे साइकोलॉजी कहीं ना कहीं यूज़ होती ही होती है। जब हम मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे म्यूज़िक ड्रामा के बारे में भी पढ़ते हैं, म्यूज़िक ड्रामा का क्या रोल है, लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी अपनी नॉलेज लिटरेचर, आर्ट्स एंड म्यूज़िक में भी शेयर करता है। तो कैसे कैसे डिफरेंट ब्रांचेस में इसका इन्वॉल्वमेंट है वो हम वन बाय वन समझेंगे। जैसे फिलॉसफी का कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ माइंड क्या होता है, ह्यूमंस कैसे मोटिवेट होते हैं, उनके इमोशंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलोसोफर्स इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो साइकोलॉजी एज सच वो साइंस है, लेकिन वो फिलॉसफी से भी कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लेती। नेक्स्ट इज मेडिसिन। मेडिसिन में भी एक स्टेटमेंट बहुत कॉमन होता है, हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड। यानी अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो और आप हेल्दी हो, आप जिम जा रहे हो लेकिन आप नेगेटिव सोचते हो, तो आप हेल्दी फील नहीं करोगे, आप खुश फील नहीं करोगे, आप समर्थ फील नहीं करोगे। जो हॉस्पिटल्स हैं आजकल साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है लोगों को समझाना, उनको उनके बिहेवियर की वजह से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे वर्क करने में हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत डिप्रेशन हो जाता है, वो डर जाते हैं कि हो हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब हम क्या करें, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एड्स के पेशेंट्स को होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको ज़रूरत होती है काउंसलिंग की। फिर ऐसे जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं उनको भी हेल्प की जा सकती है। जब हम उनको काउंसलिंग सेशंस देते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, वो फिर से लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उनकी विल पावर इंप्रूव होती है। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के टाइम पे भी जब पेशेंट्स के ऑपरेशन होते हैं तो बॉडी रिलक्टेंट होती है, इंसान को एंजाइटी होती है क्योंकि उसकी बॉडी का कुछ पार्ट निकाला गया होता है सर्जरी में या फिर कट किए जाते हैं, तो ब्लड वगैरह ये सब क्योंकि जनरल लाइफ में हम नहीं देखते तो उससे भी उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे काउंसलिंग का बहुत मेजर रोल होता है, तो काउंसलर्स वहाँ हेल्प कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल वेलबींग के लिए डॉक्टर्स साइकोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो हॉस्पिटल्स में वर्क करें। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, आपने कभी सोचा इन चीज़ों में साइकोलॉजी यूज़ होती है? यस, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, माइक्रो लेवल पे कंट्रीब्यूशन है। जैसे इकोनॉमिक बिहेवियर, जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटा से कि कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स क्या हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। जैसे कि जब कोविड आया था तब क्या हुआ था, लोगों को डर हो गया था, तो लोगों ने क्या किया था, सामान खरीद के घरों में स्टोर करना शुरू कर दिया था डर के मारे। तो उससे क्या हुआ था, डेफिशिएंसी हो गई थी। तो इकोनॉमिक्स को ये तो पता चल गया था किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी, राइट, एक आइडिया लग गया था। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स जो है पूरा लोगों के सेंटिमेंट्स एंड बिहेवियर को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आगे क्या चीज़ें कैसे होंगी। सो कंज्यूमर बिहेवियर को हम समझ सकते हैं, सेविंग बिहेवियर समझ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरह से लोग करते हैं उसको भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें साइकोलॉजी यूज होती है। 3 स्कॉलर्स थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में, जैसे कि एच सिमोन, डी
कैंसमैन एंड टी स्कैलिंग, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था अपनी स्टडी के लिए। सो पॉलिटिकल साइंस का भी कंसिडरेबल रोल होता है और इसमें भी साइकोलॉजी की यूटिलिटी होती है कि कैसे हम लोगों के बारे में समझे, लोगों के इश्यूज़ के बारे में समझे, एंड देन पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है, अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। लोग, जनता भड़क सकती है, आप ऐसे ही अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकते जनता के ऊपर। तो जनता की साइकी को समझ के उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का नेचर किस तरह का है उसको समझना, वोटिंग बिहेवियर को समझना, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करना है इसको समझना, इसके लिए साइकोलॉजी की यूज़ होती है। देन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी जो है वो भी लोगों के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें कैसे हम लोगों के बिहेवियर को समझे, उसमें भी ये हेल्प करता है। देन जो सोशलाइजेशन के इश्यूज़ है, ग्रुप कलेक्टिव बिहेवियर के इश्यूज़ है, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको भी समझने के लिए साइकोलॉजी की यूटिलिटी है जो आप आगे भी सिलेबस में पढ़ोगे ना। कंप्यूटर साइंस, आपने कभी सोचा कंप्यूटर साइंस में भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है? यस, कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है, राइट? तो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेमोरी किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, किस तरह से सारे प्रोसेसेस एक सीक्वेंस में चलते हैं, कैसे बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ रन कर सकते हैं, पैरेलल जो रनिंग होती है प्रोसेसेस की, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, वो सारी ह्यूमन ब्रेन को ही कॉपी करता है। तो जो मशीन्स हैं उनमें आजकल तो रोबोटिक्स आ गया है, तो एआई को यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें हम सेंस एंड फीलिंग सबके बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी यहाँ मेजर रोल प्ले करती है। अब आगे जाके एआई को यूज़ किया जाएगा कि वो एआई ही डायग्नोस करेगी और ट्रीटमेंट बताएगी कि कैसे आगे करना है। तो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हो रही है कॉग्निटिव साइंस में बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट इज लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। जो लॉयर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो भी, उनको भी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है क्रिमिनल्स की। तो स्किल्ड लॉयर जो है या क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उसको अगर साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से ढूंढ सकता है। जैसे हाउ वेल अ विटनेस रिमेंबर्स एन एक्सीडेंट, विटनेस को क्या एग्जैक्टली पता है एक्सीडेंट के बारे में, कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा जब वो अपना बयान देने जाएगा, अपना स्टेटमेंट देने जाएगा। सो स्ट्रीट फाइट्स के बारे में, मर्डर के बारे में कितना ज़्यादा अच्छे से उसको याद है। फिर हाउ वेल कैन ही और शी रिपोर्ट सच फैक्ट्स व्हेन टेकिंग द विटनेस स्टैंड इन द कोर्ट, जब वो कोर्ट में खड़ा है तो घबरा जाता है इंसान, तो वहाँ पे साइकोलॉजी यूज होती है कि उसको शांत करना, उसको काम करना और वो सही जवाब दे सके। देन व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिसीजन विच इज टेकन बाय द जूरी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जूरी पे इम्पैक्ट डालेंगी। तो जूरी भी कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाती है साइकोलॉजिकली, तो उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सके उसके ऊपर वर्क किया जाता है। व्हाट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड। सो अब साइकोलॉजी जानते हैं तो आपको पता लग जाएगा सामने वाला झूठ बोल रहा है या इसने वाकई कुछ गड़बड़ की है, वो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर से हमें पता चल जाता है। देन फैक्टर्स आर हेल्ड इंपॉर्टेंट इन होल्डिंग ए कल्प्रिट रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन से फैक्टर्स है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा सो दैट हम एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ सके। किस तरह की पनिशमेंट देना ज़रूरी है और कौन से पनिशमेंट से वो सुधरने की प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ये सब साइकोलॉजी की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज रिपोर्टर्स जो न्यूज़ देते हैं, ये सब। सो ये मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की थिंकिंग, इमोशंस एंड एटीट्यूड को। आप अच्छी न्यूज़ सुनते हो आप पॉजिटिव फील करते हो, आप गलत न्यूज़ सुनते हो आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, आप डरा हुआ फील करते हो, राइट? तो मीडिया आपको इम्पैक्ट करती है, आपके एटीट्यूड को इम्पैक्ट करती है, स्टूडेंट्स, बच्चों, एडल्ट सबको इम्पैक्ट करती है। तो ये बिहेवियर जो है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देती है। सो इसीलिए साइकोलॉजी जब हम यूज़ करेंगे मास मीडिया में तो ये हेल्प करेगा ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए सो दैट ये इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके जनता को कि वो क्या करना क्या चाहती है। तो जर्नलिस्ट का रोल होता है कि वो रीडर्स को स्टोरी में इंटरेस्ट दिलाए। स्टोरीज में इंटरेस्ट कब आएगा? जब उसमें ह्यूमन इवेंट्स इस तरह से डाली जाए जिससे इंसान मोटिवेटेड फील करे, अपने इमोशंस से कनेक्ट कर सके उसको। सो स्टोरी में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है साइकोलॉजी का, कोई भी आपको अगर आइडिया है तो, नॉलेज है उसके बारे में। तो नाउ इन्होंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से बताया है कि कैसे साइकोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स में है। मैंने एक्सप्लेन तो किया है सबका, सो ये डायग्राम से भी इन्होंने मेंशन किया। आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, यहाँ फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे लिख के एंड ऐसे फ्लो चार्ट से सिर्फ नेम लिख के आ सकते हो। नाउ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में क्या रोल होता है साइकोलॉजी का, वो हम पढ़ेंगे। सो कुछ राग होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कुछ फिजिकल एलिमेंट्स को क्योर करने के। आपने देखा होगा अगर आप बीमार हो और आप अगर अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो तो आप जल्दी हील करते हो। सो साइंटिस्ट ने भी ये स्टडी से पता लगाया है कि म्यूजिक आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, वर्क प्लेस में आपको हील करने में हेल्प करता है। बट राइट म्यूजिक थेरेपी कहते हैं इसको, सो वो हम यूज कर सकते हैं। देन आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में भी इसका रोल है। कैसे, अगर आप आर्किटेक्ट्स जो हैं अगर अपने क्लाइंट की साइकी समझते हैं, उनकी नीड्स समझते हैं कि उनको क्या पीस देती है, कौन सी जगह ऐसी बनाई जा सकती है घर में जो या ऑफिस में जो उनको पीसफुल फील कराती है, उनको सेफ फील कराती है, तो वो इनकी साइकी अगर एक बार समझ जाएं, उनकी साइकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन है, तो वो ये इसमें काम कर सकते हैं। मैकेनिकल डिवाइसेस ऐसे बना सकते हैं, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं इस तरह से। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज chapter 1 is psychology in everyday life. साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ में आप समझेंगे कि कैसे रोज़ाना हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो हमारी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें भी साइकोलॉजी का रोल होता है। हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि सपोज किसी डॉटर को अपने अल्कोहलिक फादर को फेस करना है, एक मदर है जिसको एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड से डील करना है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं है, फैमिली मेम्बर्स आपस में ढंग से बात नहीं करते हैं, या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे कम्युनिकेट करना है, कम्युनिटी सेटिंग्स में जो लार्ज ग्रुप है उसमें कैसे डील करना है, तो ये सारे डेली लाइफ सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो कैसे कम्युनिटीज़ आइसोलेटेड हैं और कैसे नेशनल इंटरनेशनल डायमेंशंस पे हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं डेली लाइफ की? हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, विमेन डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप रिलेशंस, ये सारे ऐसी इवेंट्स हैं जो डेली लाइफ में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। अनहेल्दी थिंकिंग, नेगेटिव एटीट्यूड दूसरों के लिए, अनडिजायरेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं जब आप लोगों के से इंटरेक्ट करते हो। तो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर हमें अपने बिहेवियर, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में हो, इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। अब जैसे टेलीविजन में काउंसलर्स, थेरेपिस्ट का भी आता है ना, कभी कभी न्यूज़ में बता देते हैं, कोई ऐसा इवेंट हुआ तो न्यूज़ में आने लगता है कि भाई देखो हमारे पास काउंसलर बैठे हुए हैं, काउंसलर हमें बताएंगे कि ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों हुई। तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स, एल्डरली पीपल, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या सोशल चेंजेस लाए जा सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है सोसाइटी में, पॉपुलेशन पॉवर्टी, इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप वायलेंस हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, क्यों एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इसमें एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। वो डिज़ाइन कर सकते हैं ऐसे इंटरवेंशंस जो हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग में डाल सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट की जो वर्किंग होती है ना, वो बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स में होती है, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, प्रिजन्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, कंसल्टेशंस। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। तो सोशल सर्विसेज में भी आप देखोगे साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो जो साइकोलॉजी की नॉलेज है वो आप अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप अपने आप को समझने के लिए यूज़ कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें किसी बात के लिए फ्री फीडबैक दे दिया तो आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, आपको बुरा लगने लगता है, अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने। तो आप डिफेंसिव बिहेवियर शो करने लगते हो, आप रिजेक्टेड फील करना शुरू कर देते हो। तो ये अनहेल्दी बिहेवियर है। सिमिलरली आप अपने आप को हमेशा डाउन फील करते हो, तो ये भी एक अनहेल्दी बिहेवियर है। सो आप क्या कर सकते हो जिससे आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो या पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो खुद के साथ, वहाँ पे साइकोलॉजी का यूज़ होता है। तो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको अगर पॉजिटिव मैनर में हम यूज़ करें ना, तो हमारी अच्छी हैबिट्स बन सकती हैं, हमारी मेमोरी एंड हमारी लर्निंग बेटर हो सकती है, हम अपने पर्सनल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर बना सकते हैं, हमारी मेमोरी या अटेंशन इंप्रूव हो सकती है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है जो हमें एग्जाम को लेकर फियर रहता है, एंड बहुत सारे हम चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे लिए रिवार्डिंग होंगी पर्सनल एज वेल एज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। आई होप आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी साइकोलॉजी की। कीप वॉचिंग, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और आपको बाकी चैप्टर्स अगर चेकआउट करने हैं तो आप प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं क्लास 11th साइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।